बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग रैथ ऑफ टाइटंस। अगर आपने इस कहानी का, इस मूवी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो सबसे पहले आप इस कहानी का फर्स्ट पार्ट देखिए। उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक पर क्लिक करें और पहले फर्स्ट पार्ट देखिए। इस पार्ट की शुरुआत में ये दिखाते हैं कि क्रैकन को मारकर और पूरी इंसानियत को बचाकर आज पर्सियस एक आम इंसान की जिंदगी जीता है। हालांकि उसके पिता ज्यूस ने उसे स्वर्ग में देवता बनने का मौका दिया था, लेकिन पर्सियस ने मना कर दिया। उसने कहा कि मैं एक आम इंसान बनकर जीना चाहता हूँ। यहाँ तक कि जब किस्मत ने उसकी बीवी आयु को उससे छीन लिया, तब भी उसने अपने पिता ज्यूस से या किसी अन्य देवता से कोई मदद नहीं मांगी। अब पर्सियस का एक बेटा है और वो अपने बेटे को एक योद्धा नहीं बनाना चाहता, वो उसे एक मछुआरा बनाना चाहता है। अब एक रात को पर्सियस के पिता ज़ूस उससे मिलने के लिए आते हैं और वो उसे बताते हैं कि इंसानों ने देवताओं को पूजना बंद कर दिया है, इसलिए उनकी शक्तियां कम हो रही है। और जब देवताओं की शक्ति कम होती है तो उनकी सारी रचनाएं भी खत्म हो जाती हैं। तभी वहां पर एक हल्का सा भूकंप आता है और पर्सियस समझ जाता है। वो बोलते हैं कि टॉर्टरस की दीवारें गिर रही हैं। ज़्यूस बोलते हैं कि हाँ, और एक बार अगर टॉर्टरस की दीवारें गिर गई तो वहां पर कैद सारे राक्षस बाहर आ जाएंगे, और कुछ तो बाहर आ भी चुके हैं। और अगर देवताओं की शक्ति और कम हुई तो वो मरना शुरू हो जाएंगे। और अगर एक बार देवता खत्म हो गए तो मेरे पिता क्रोनोस बाहर आ जाएंगे, और क्रोनोस के बाहर आने का मतलब है पूरे ब्रह्मांड का अंत। पर्सियस बोलता है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये देवताओं की समस्या है। ज़्यूस बोलते हैं कि हमें अपने बच्चों से मदद चाहिए, हमें मिलजुल कर ही उनसे मुकाबला करना होगा, तभी हमारी शक्तियां काम करेगी। पर्सियस बोलते हैं कि अब आपको जाना चाहिए, और ज़्यूस वहां से चले जाते हैं। इसके बाद पोसाइडन, ज़्यूस और ज़्यूस का बेटा एरीज, ये तीनों की तीनों पाताल नगरी हेडीज से मिलने जाते हैं और ये उससे कहते हैं कि हम टॉर्टरस की दीवारें दोबारा से बनाना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, ताकि वहां से कोई भी बाहर ना निकले। लेकिन हेडीज उनके प्रस्ताव को ठुकरा देता है और उन पर आक्रमण कर देता है। दरअसल पोसाइडन का बेटा एरीज भी हेडीज के साथ मिल चुका होता है और ये दोनों मिलकर पोसाइडन और ज़्यूस को बंदी बना लेते हैं। अब यहाँ पर टॉर्टरस की दीवारें कमजोर होकर गिर रही होती है तो वहां से अजीब अजीब से जीव भी निकल रहे होते हैं, और वहां से एक 2 मुंह वाला ड्रैगन निकलता है और वो पर्सियस के गांव पर अटैक कर देता है। उस वक्त पर्सियस मछली पकड़ रहा होता है, और जब वो देखता है कि किसी खूंखार चीज ने उसके गांव के ऊपर हमला किया है तो वो अपने बच्चे को बचाने के लिए भागता है। और वहां पर एक बहुत ही भयानक 2 मुंह वाला ड्रैगन होता है। पर्सियस उससे बहुत लड़ता है और अंत में उस ड्रैगन को मार देता है, लेकिन वो इस पूरी लड़ाई में बहुत जख्मी हो जाता है और वो अपनी मरहम पट्टी करवाने के लिए एक औरत के पास जाता है। वो औरत उसे बोलती है कि दुनिया के हालात बहुत नाजुक हैं, तुम्हारे पास शक्तियां हैं, तुम एक देवता के बेटे हो और तुम अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ सकते। पर्सियस बोलता है कि मैंने अपनी पत्नी आयो से वादा किया था कि मैं अपने बेटे को कभी तलवार नहीं उठाने दूंगा, उसे एक मछुआरा बनाऊंगा। वो औरत बोलती है कि आम हालातों में ये बात सही है, लेकिन इन हालातों में ये बात कोई मान्य नहीं रखती। इसके बाद पर्सियस वहां से चला जाता है और अब पर्सियस अपने बेटे को लेकर एक पहाड़ के ऊपर जाता है जहां पर ज़्यूस का एक पुराना मंदिर होता है। लेकिन अब इन मंदिरों में कोई भी पूजा करने, प्रार्थना करने के लिए नहीं आता, और यही कारण होता है कि देवताओं की शक्ति कम हो रही होती है। पर्सियस अपने पिता का ध्यान करता है, लेकिन उसके पिता वहां पर नहीं आते क्योंकि उन्हें हेडीज ने बंदी बना लिया है। पर वहां पर पोसाइडन आ जाते हैं और वो उसे बताते हैं कि एरीज और हेडीज क्रोनोस के साथ मिल चुके हैं, सारे देवता गायब हो चुके हैं, अब जरूर कुछ गलत होने वाला है। तुम्हारे पिता को हेडीज ने पाताल लोक में बंदी बना लिया है और अब सिर्फ तुमसे उम्मीद बची है। पर्सियस को ये सब सुनकर बहुत दुख होता है। वो कहता है कि मैं अपने पिता को कैसे बचा सकता हूँ, मैं तो सिर्फ आधा देवता हूँ। वो उसे कहते हैं तो फिर तुम्हें एक और आधे देवता की जरूरत है। तुम मेरे बेटे एजनोर से जाकर मिलो, वो रानी एड्रोमिडा के यहाँ पर कैद है और वो तुम्हें शातिर लंगड़े के पास ले जाएगा। और वो उसे अपना त्रिशूल भी देते हैं और कहते हैं कि अगर वो इसके लायक हो तो ये उसे दे देना। और इसके बाद पोसाइडन मिट्टी बनकर वहां से उड़ जाते हैं। दरअसल उनका अंत हो चुका है। अब पर्सियस तय करता है कि वो अपने पिता को बचाने के लिए जाएगा और वो अपने उड़ने वाले घोड़े पेगासस को बुलाता है और अपने बेटे को वहीं छोड़कर वो पेगासस के ऊपर बैठकर रानी एंड्रोमिडा से मिलने जाता है। रानी एंड्रोमिडा उसे पहले से जानती है क्योंकि उसने रानी एंड्रोमिडा को क्रैकन से बचाया होता है। अब पर्सियस एजनोर से मिलता है और वो उसे बताता है कि मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं ज़्यूस का बेटा हूं। वो कहता है कि अगर तुम्हें मेरे पिता ने भेजा है तो तुम भाड़ में जाओ, क्योंकि वो अपने पिता को पसंद नहीं करता। पर्सियस बोलता है कि तुम्हारे पिता मर चुके हैं। एजनोर बोलता है कि देवता नहीं मरते। पर्सियस बोलता है लेकिन अब मरते हैं, उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है ताकि तुम मुझे शातिर लंगड़े के पास ले जाओ। शातिर लंगड़ा वो इंसान होता है जिसने टॉर्टरस का पूरा नक्शा बनाया होता है और वही ने टॉर्टरस के अंदर जाने का रास्ता बता सकता है। और अब पर्सियस, रानी एंड्रोमिडा, एजनोर और कुछ सिपाही शातिर लंगड़े को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। एजनोर बताता है कि वो 7 समंदर पार रहता है
और ये सब के सब पानी के जहाज से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में रानी एंड्रोमेडा पूछती कि कौन है शातिर लंगड़ा। परसियस बताता है कि ये देवता हिफेस्टस हैं, जिन्होंने पोसाइडन का त्रिशूल, हिडीस का दो मुहा और ज्यूस का वज्रास्त्र बनाया था, और इन तीनों को मिलाकर बनता है ब्रह्मास्त्र, और इसी से पहले देवताओं ने क्रोनोस को हराया था। परसियस के कहने का मतलब होता है कि ज्यूस, पोसाइडन और हिडीस के पास जो उनका शक्तिशाली शस्त्र है वो देवता हिफेस्टस ने बनाया था, और इन तीनों शस्त्रों को मिलाकर एक ब्रह्मास्त्र बनता है, और उसी ब्रह्मास्त्र से पहले इन तीनों देवताओं ने क्रोनोस को हराया था। अब एजनोर इन सबको उस टापू तक ले जाता है जहां पर शातिर लंगड़ा रहता है, लेकिन उस तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। बीच में घना जंगल होता है, और जब ये उस जंगल को पार कर रहे होते हैं तो ये देखते हैं कि चारों तरफ फंदे लगे होते हैं, और एक फंदे में एजनोर फंस जाता है, और उस फंदे को कोई अपनी तरफ खींच लेता है, और एजनोर इनसे दूर हो जाता है। परसियस अपने भाई को बचाने के लिए भागता है, तभी उसे एहसास होता है कि उसकी तरफ कुछ आ रहा है, और एक बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा उसकी तरफ आता है, लेकिन वो उससे बच जाता है। और उसके बाद उसके सामने एक बहुत बड़ा साइक्लोप्स आता है जिसकी एक आंख होती है, और वो इतना बड़ा होता है कि वो चाहे तो किसी भी इंसान को मात्र अपने पैर से कुचलकर मार दे, और वो परसियस को मारने के लिए उसका पीछा करना शुरू कर देता है। रानी एंड्रोमेडा और उनके जो और साथी होते हैं वो भी उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे मारना इतना आसान नहीं होता। लेकिन परसियस किसी तरह से उसे गिरा देता है और उसकी छाती के ऊपर खड़ा हो जाता है, और उसके पास जो पोसाइडन का त्रिशूल होता है वो उसे निकाल लेता है। तभी वहां पर और भी साइक्लोप्स आ जाते हैं, और जब वो देखते हैं कि परसियस के पास पोसाइडन का त्रिशूल है तो वो सब के सब उसके आगे झुक जाते हैं, और वो एजनोर को भी छोड़ देते हैं। और इसके बाद ये साइक्लोप्स इन सब को शातिर लंगड़े के पास ले जाते हैं। और जब शातिर लंगड़े को पता चलता है कि पोसाइडन मर चुका है और ज्यूस अपने बेटे एरिस, जो कि एक युद्ध का देवता है, और हेडिस की कैद में पाताल लोक में है, तो वो कहता है कि अब इस दुनिया का अंत निश्चित है। एक बार क्रोनोस जाग गया, उसके बाद इस दुनिया को कोई भी नहीं बचा सकता। परसियस बोलता है कि तुमने देवताओं के शस्त्र बनाए थे और तुम हमें कोई रास्ता दिखा सकते हो। शातिर लंगड़ा बोलता है कि मैं भी एक देवता था, और जब मैंने हेडिस की मदद की तो देवताओं ने मेरी सारी शक्ति छीन ली, और अब मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। पर जब रानी बोलती है कि एक आम इंसान होना कोई कमजोर बात नहीं है, बल्कि हर एक आम इंसान एक खास इंसान होता है, तब शातिर लंगड़ा बताता है कि अगर ज्यूस उनकी कैद में पाताल लोक में है तो उन्होंने टॉर्टरस के बीचों बीच उसे रखा होगा, और वहां से क्रोनोस उसकी शक्तियां चूस रहा होगा। और सच में ऐसा ही होता है। पाताल लोक में ज्यूस को बीचों बीच रखा जाता है और उसके हाथ बांध दिए जाते हैं, जहां से क्रोनोस उनकी शक्तियां खींच रहा होता है। शातिर लंगड़ा बताता है कि टॉर्टरस मैंने बनाया था, और उसका कैद खाना भी, और ये बाहर से अंदर की तरफ बनाया गया है। लेकिन जब मैं अंदर था तो मैंने बाहर आने के लिए एक गुप्त रास्ता रखा जिसके जरिए हम अंदर जा सकते हैं, और ये सब के सब अब टॉर्टरस की तरफ चल देते हैं, क्योंकि इन्हें किसी भी हालत में ज्यूस को बचाना है। और जब ये टॉर्टरस के बिल्कुल नजदीक होते हैं तभी वहां पर एरिस आ जाता है, क्योंकि इनके साथ जो कुछ लोग होते हैं उनमें से किसी ने एरिस की पूजा की थी, क्योंकि एरिस एक युद्ध का देवता है। परसियस बोलता है कि किसने इसकी पूजा की, पर तब तक एरिस इन पर हमला कर देता है। एरिस बहुत ताकतवर है और इनके साथ जितने भी लोग होते हैं वो सबको मार देता है। परसियस भी एरिस का मुकाबला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके आगे टिक नहीं पाता। पर तब तक शातिर लंगड़ा उस गुप्त दरवाजे को खोल देता है जहां से टॉर्टरस के बीचों बीच जा सकते हैं, और परसियस, एजनोर और रानी उसके अंदर चले जाते हैं। लेकिन शातिर लंगड़े को एरिस मार देता है। अंदर जाने के बाद इनके पास एक नक्शा होता है जिसकी मदद से ये आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टॉर्टरस के अंदर दीवारें लगातार अपनी जगह बदल रही होती हैं, और अगर इन्होंने एक भी गलत रास्ता चुना तो ये उन दीवारों के बीच में फंसकर मर जाएंगे। अब ये सब आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाते कि ज्यूस अपने भाई हेडिस से बोलते हैं कि क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो। हेडिस बोलता है किस लिए। ज्यूस बोलते हैं कि मैंने तुम्हें पाताल भेजा इसलिए। हेडिस बोलता है कि तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। ज्यूस बोलते हैं क्योंकि जो तुमने मेरे साथ अभी किया मैं इसके लिए तुम्हें माफ कर चुका हूँ। और ये दोनों भाई अच्छे से बात कर रहे होते हैं, तभी वहां पर ज्यूस का बेटा एरिस आ जाता है और वो हेडिस पर हमला कर देता है। और जब वो हेडिस को मारने के लिए ज्यूस का वज्रास्त्र खोल रहा होता है तो ज्यूस अपनी शक्ति से उसे खुलने नहीं देते। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें इन्हें नहीं मारने दूंगा। और इस बात से हेडिस और ज्यूस के बीच में जितने भी गिले शिकवे होते हैं वो सब दूर हो जाते हैं। और अब हेडिस के और एरिस के बीच में लड़ाई होती है और ये दोनों खाई से बहुत नीचे गिर जाते हैं। और तब तक वहां पर परसियस, रानी एंड्रोमेडा और एजनोर आ जाते हैं। परसियस अपने पिता को उन आग की जलती जंजीरों के बंधनों से छुड़वाने की कोशिश करता है जिससे क्रोनोस उनकी सारी शक्ति खींच रहा होता है। और अब क्रोनोस भी बहुत शक्तिशाली हो चुका है और ज्यूस बहुत बूढ़े दिख रहे होते हैं क्योंकि क्रोनोस उनकी लगभग सारी शक्ति खींच चुका है।
परसियस अपने पिता को बहुत मुश्किलों से उन बंधनों से छुड़वाता है और तब तक वहां पर एरिस आ जाता है और एरिस और इनके बीच में लड़ाई होती है। लेकिन यहाँ पर हेडिस अपने भाई ज़्यूस की मदद करता है और जब परसियस अपने पिता ज़्यूस को वहां से बाहर निकाल रहा होता है तभी एरिस हेडिस का त्रिशूल छीनकर उनकी तरफ फेंकता है और वो त्रिशूल सीधा ज़्यूस की पीठ पर आकर गड़ता है। इसके बाद एरिस दोबारा उनकी तरफ उन्हें मारने के लिए बढ़ता है। ज़्यूस परसियस को बोलते हैं कि मुझे अपना हथियार दो। दरअसल पोसाइडन का हथियार अभी भी परसियस के पास होता है और वो हेडिस के और पोसाइडन के हथियार को आपस में मिलाते हैं और एक जोरदार रोशनी होती है और ये सब के सब वहां से गायब हो जाते हैं और ये उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर रानी एंड्रोमेडा की पूरी फौज है और अब इन्हें क्रोनोस का और एरिस का मुकाबला करना है और क्रोनोस को मारना इतना आसान नहीं है। ज़्यूस अब बुरी तरह जख्मी हो, मर रहे हैं। वो अपने बेटे को बोलते हैं कि तुमने ये कैसे किया, तुम कैसे मुझे टॉर्टस से बाहर लेकर आए। परसियस बोलता है कि मैं सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोच रहा था। ज़्यूस बोलते हैं कि तुम इसी शक्ति का इस्तेमाल करो और अपने बेटे के बारे में सोचो और तुम्हें तीनों शस्त्रों को मिलाकर ब्रह्मास्त्र बनाना पड़ेगा, तभी तुम क्रोनोस को हरा सकते हो। अब इनके पास 2 हथियार तो होते हैं लेकिन ज़्यूस का वज्रास्त्र अभी भी एरिस के पास है। इसीलिए परसियस अपने भाई एरिस से टेलीपैथी के द्वारा बात करता है और वो बोलता है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बेहतर हो तो तुम मुझसे आकर मिलो, ये साबित करो। और वो उसे एक मंदिर में आने के लिए बोलता है और जब परसियस वहां पर पहुंचता है तो वहां पर एरिस आता है और एरिस के पास परसियस का बेटा भी होता है। परसियस बोलता है कि उसे कुछ मत करना। एरिस बोलता है कि मैं इसे कुछ नहीं करूंगा, मैं बस ये देखना चाहता हूं कि अगर कोई तुम्हारे पिता को तुम्हारे सामने छीने तो कैसा लगता है। और इसके बाद परसियस और एरिस के बीच में भयानक युद्ध शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्रोनोस भी टॉर्टस से बाहर आ चुका है और उसके साथ कई शैतान भी बाहर आ चुके हैं, ऐसे ऐसे शैतान जिनके 2-2 मुंह हैं और दोनों तरफ से लड़ते हैं। और रानी एंड्रोमेडा की सेनाओं और एजेनोर उनका सामना कर रहे होते हैं लेकिन उनका सामना करना इतना आसान नहीं है और धीरे धीरे क्रोनोस भी आगे बढ़ रहा होता है। वो पूरा ज्वालामुखी की तरह होता है, वो जिस तरफ भी हाथ बढ़ाता है उस तरफ सिर्फ तबाही आती है। और वहीं अंदर ज़्यूस बिल्कुल अचेत पड़े होते हैं। तभी उनके पास उनका भाई हेडिस आता है और वो उनके कान में कहता है कि भाई मैंने तुम्हें माफ किया। और वो ज़्यूस का हाथ पकड़ता है और जैसे उनका हाथ पकड़ता है ज़्यूस जो कि अब बूढ़े हो चुके हैं, उनके बाल काले होना शुरू हो जाते हैं और वो होश में आ जाते हैं। हेडिस बोलता है कि उम्र 10,000 साल कम लग रही है। ज़्यूस बोलता है कि हमें क्रोनोस का मुकाबला करना होगा। हेडिस बोलता है कि बिना हथियार के। ज़्यूस बोलता है कि हथियार से पहले हमारे पास शक्तियां थी। और ये दोनों क्रोनोस का मुकाबला करने के लिए वहां से बाहर निकल जाते हैं। बाहर दिखाते हैं कि क्रोनोस ने चारों तरफ तबाही मचा रखी होती है और ये उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन अब ये उतने शक्तिशाली नहीं है, इनके पास इनके हथियार भी नहीं है, इसीलिए ये उसे रोक नहीं पाते और इनकी सारी शक्तियां खत्म हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ परसियस और एरिस की लड़ाई में परसियस की जीत होती है और वो एरिस को खत्म कर देता है और अब वो ज़्यूस, पोसाइडन और हेडिस के हथियारों को मिलाकर ब्रह्मास्त्र बना लेता है और अपने उड़ने वाले घोड़े पर बैठता है और क्रोनोस की तरफ बढ़ता है। क्रोनोस परसियस को मारने की बहुत कोशिश करता है लेकिन परसियस अपने उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर उसके मुंह के अंदर चला जाता है और ब्रह्मास्त्र को अंदर छोड़ देता है और एक जोरदार विस्फोट होता है जिससे क्रोनोस का अंत हो जाता है और परसियस उसके अंदर से बाहर निकल जाता है। चारों तरफ राख बिखर जाती है और अब परसियस वापस आता है। हेडिस परसियस को बोलते हैं कि तुम्हारे पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और परसियस अपने पिता ज़्यूस के पास जाता है। ज़्यूस अपने बेटे को बोलते कि तुम्हें तुम्हारे बेटे ने शक्ति दी जैसे तुमने मुझे शक्ति दी। परसियस अपने पिता को बोलता कि शायद आपको हेडिस बचा सके। ज़्यूस बोलते कि वो मुझे आखिरी जीवन दान दे चुका है और अब देवताओं का राज खत्म हुआ, किसी की कोई कुर्बानी नहीं होगी। ज़्यूस अपने बेटे को बोलते कि शुक्रिया मेरे बेटे और इसके बाद वो मिट्टी बनकर उड़ जाते हैं क्योंकि जब भी किसी देवता का अंत होता है तो इसी तरह से होता है। इसके बाद हेडिस परसियस को बोलता है कि मेरी सारी शक्तियां खत्म हो चुकी हैं, क्या पता मैं उनके बिना ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊं। और हेडिस वहां से चला जाता है। अब परसियस रानी एंड्रोमेडा के पास जाता है। रानी एंड्रोमेडा परसियस से प्यार करती है और परसियस भी उससे प्यार करता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और अंत में ये दिखाया जाता है कि परसियस का बेटा परसियस को बोलता है कि बाबा चलो हम घर चलते हैं, हम बहुत सारी मछलियां पकड़ेंगे। परसियस बोलता है कि अब हम घर नहीं जा सकते और वो अपने बेटे को तलवार देता है। परसियस का बेटा जब तलवार पकड़ता है तो बहुत भारी होती है। वो कहता है कि बाबा ये बहुत भारी है। परसियस बोलता है कि तुम हीलियस हो, परसियस के बेटे और महान ज़्यूस के पोते, क्या तुम इसका भार संभाल पाओगे? हीलियस उस तलवार को ऊपर उठाता है और कहता है हाँ मैं इसका भार संभाल पाऊंगा। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2012 में रिलीज हुई थी और ये क्लैश ऑफ टाइटन जो सन 2010 में रिलीज हुई थी उसका सेकंड पार्ट था। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई हो।